हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में और बिंदुसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मौर्य साम्राज्य पे आपके चंद्रगुप्त के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, तो उसके आगे की कहानी हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आगे हम देखेंगे बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था। जो चंद्रगुप्त का पुत्र था वो कौन था? बिंदुसार था और ये गद्दी पर बैठेगा। तो इसके समय की बात करें तो बिंदुसार जो था, इसका समय अगर बात करें तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक का शासन बिंदुसार ने किया था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी के रूप में जो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था उसका पुत्र था, वो कौन था? बिंदुसार। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनता है। आगे हम और देखेंगे जो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। याद रखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो इनके पिता थे, वो उन्होंने क्या बना, कौन से धर्म को मानते थे? तो उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में जैन धर्म को अपना लिया था और उसमें क्या किया था, उन्होंने श्रवण बेलगोला में अपनी प्राण त्यागे थे संलेखना विधि के द्वारा। ठीक है, आगे हम देख रहे थे कि जो बिंदुसार है वो कौन से धर्म को मानने वाला, कौन से संप्रदाय को मानने वाला को, तो याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय को मानने वाला बिंदुसार था। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन, आपके 90% क्वेश्चन आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन छूटने के बहुत ही कम चांसेस हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है जो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला होता है। और इसकी माता कौन होती है? तो इसकी माता दूरधरा होती हैं, जो कि घनानंद की पुत्री थी। उसी की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, जिसका पुत्र कौन होता है? बिंदुसार होता है। तो याद रखेंगे माता का नाम दूरधरा था। और अगर हम इनके राज्याभिषेक की बात करें तो 298 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, आगे हम जानेंगे अन्य नाम। तो बिंदुसार का एक अन्य नाम भी था जो उसके अलग नाम से भी उसे जाना जाता था। तो याद रखेंगे इतिहास में इन्हें एक और नाम से जानते हैं, अमित्रघात, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला या शत्रुओं का विनाशक। ठीक है, तो याद रखेंगे अन्य नाम अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है इतिहास में? तो याद रखेंगे किसको जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ अगर हम बात करें तो उसका अर्थ है शत्रुओं का विनाश करने वाला या शत्रुओं का विनाशक। ठीक है, आगे देखेंगे इसके दरबार में क्या होता है। इसके दरबार में, क्योंकि ये जो राजा महाराजा होते हैं ये अपने बाहरी देशों के साथ भी अपने क्या करते हैं, संपर्क बढ़ाते हैं, इनका संबंध, मैत्रीय संबंध बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सीरिया के शासक कौन होते हैं? सीरिया के शासक एंटियोकस। याद रखेंगे सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आता है। जैसे आपने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में मेगास्थनीज आता है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आता है। उसी तरह से क्या होता है कि जो सीरिया का शासक है उसका जो एंटियोकस है उसका राजदूत बनकर डाइमेकस किसके दरबार में आएगा? तो याद रखेंगे किसके दरबार में आएगा? बिंदुसार के दरबार में आएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। तो जब ये डाइमेकस आता है तो ये अपने राज्य के बारे में, अपने वहां के बारे में बताता है। तो उसमें क्या बताता है? बिंदुसार को ये बताता है कि हमारे, तो बिंदुसार उससे क्या होता है, वो पूछता है कि आपके यहाँ की क्या क्या चीजें फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसने बताया कि हमारे यहाँ की अंजीर फेमस है, और क्या है, मीठी शराब, जो अंगूर की शराब बनती थी वो फेमस है, और क्या है, यूनानी दार्शनिक, हमारे यहाँ के दार्शनिक बहुत फेमस है। तो ये सारी चीजें वो बताता है। तो बिंदुसार क्या करता है, एक पत्र भिजवाता है जिसमें वो क्या करता है, अंजीर, मीठी शराब, यूनानी दार्शनिक की मांग करता है। किससे करता है? सीरिया के शासक से। ठीक है, तो अब क्या होता है, सीरिया का शासक क्या होता है, क्या करता है, इसकी कौन कौन सी मांगों को मान लेता है? चीजें याद रखेंगे क्योंकि ये पूछी जाती हैं। तो याद रखेंगे अंजीर और मीठी शराब, ये तो वो वहां से भिजवा देता है इसके कहने पर, इसकी मांग के आधार पर। लेकिन क्या नहीं भेजता है? तो
तो याद रखेंगे यूनानी दार्शनिक को नहीं भेजता है, क्योंकि वहां सीरिया में एक ऐसी परंपरा थी कि जो वहां के दार्शनिक हैं उसकी ना बिक्री नहीं की जा सकती, खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, और साथ ही साथ इनको परंपरा के आधार पर इधर से उधर नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, तो याद रखेंगे क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता ऐसी परंपरा के अनुसार, इसलिए वो यूनानी दार्शनिक को नहीं भेजता है। अंजीर और मीठी शराब की जो मांग होती है उसको पूरा कर देता है। आगे हम चलेंगे, कुछ चीजें और इनके काल से पूछी जाती हैं, जैसे इनसे पूछा जाता है तक्षशिला का विद्रोह। तो इनके समय में तक्षशिला का विद्रोह होता है, तो जो विद्रोह होता है उसको, तक्षशिला का जो विद्रोह होता है उसको दबाने के लिए बिंदुसार क्या करता है, उसके बेटे होते हैं, तो सबसे पहले वो किसको भेजता है, तक्षशिला का विद्रोह, क्योंकि जो तक्षशिला होता है वो वहां पर उनका अच्छा खासा शासन था, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य था उसने तक्षशिला को सेल्यूकस निकेटर से जीत लिया था और वहां पर अपना शासन स्थापित कर रखा था। लेकिन वहां पर एक बहुत विद्रोह शुरू हो रहे थे, जो विद्रोह हो रहे थे बार बार, और राजा की सत्ता को मतलब मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या किया था, बिंदुसार ने क्या किया था, अपने बड़े बेटे किसको, सुशील को, सुशील जो क्या था उसका बड़ा बेटा था, उसको तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजता है। जब वो विद्रोह दबाने के लिए भेजता है, लेकिन सुशील क्या होता है, उस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं होता, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। फिर क्या करता है बिंदुसार, अशोक का जो छोटा पुत्र, अशोक जो होता है वो क्या होता है, छोटा पुत्र होता है। बिंदुसार का छोटा पुत्र अशोक होता है, जिसको तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजता है। तो अशोक क्या करता है, अशोक जो है इस विद्रोह को, जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही ज्यादा शक्ति के बल पर, अपने दम पर क्या करता है, उस तक्षशिला का जो विद्रोह है उसको दबा देता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रूरता के साथ उस विद्रोह को दबाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि इतनी बुरी तरह से दबाया था कि वहां के लोग कांप जाएं। इस तरह से वो तक्षशिला के विद्रोह जो होता है उसे दबा देता है। ठीक है, तो यहीं पर से आप ध्यान रखेंगे, यहीं पर से अशोक में ऐसी चीजें देखी जाने लगी थी जिससे पता चलता था कि अशोक क्या है, अशोक के अंदर प्रशासन की कुशलता पाई जाती है। ठीक, तो याद रखेंगे अशोक छोटा पुत्र था, इसने क्या था, तक्षशिला का विद्रोह दबा दिया था। और इससे पहले आप एक चीज याद रखेंगे, अशोक जो था जब मौर्य साम्राज्य में जब सत्ता हासिल करता है, उससे पहले वो कहाँ का शासक था, तो याद रखेंगे अवंती का शासक था। तो याद रखेंगे अशोक पूछा जाता है वो कहाँ का शासक था, जब उसने मौर्य साम्राज्य यानी जब जो सत्ता है उसके हाथ में आने से पहले वो कहाँ का गवर्नर था या कहाँ का शासक था, तो याद रखेंगे अवंती का शासक था। ठीक है, आगे हम चलेंगे, बिंदुसार से आपके जितने पॉइंट्स बन सकते थे उन सारे पॉइंट्स को इस वाले आपके टॉपिक में कवर किया गया है। आगे हम देखेंगे कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा। तो याद रखेंगे अशोक जो था, अशोक का समय याद रखेंगे 273 से 232 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो किसका रहेगा, अशोक का रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सॉरी आपका ये 269 रहेगा। ठीक है, 269। ठीक है, तो याद रखेंगे 269 से 232 ईसा पूर्व तक का शासन किसका रहेगा, तो अशोक का रहेगा। अब बात करते हैं राज्याभिषेक की। तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक होता है। एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे 273 में क्या होता है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, लेकिन 273 से आप देखेंगे कि 69, तो 4 साल का गैप रहता है उसकी सत्ता पाने के लिए। क्योंकि क्या कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि अशोक के कई भाई थे और उनमें आपस में ही एक विद्रोह सा बना हुआ था, एक संघर्ष सा बना हुआ था सत्ता को हासिल करने के लिए। भाई जैसे अशोक चाहता था गद्दी पर बैठना, वैसे उसके और भाई भी चाहते थे गद्दी पर बैठना। तो ऐसी स्थिति में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने अपने राज्य को हासिल करने के लिए 99 भाइयों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। ठीक है, इसके अलग अलग भी मिलता है विचार, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को क्या कर दिया था, मृत्यु के घाट उतार दिया था अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है अशोक का जो, अगर हम राज्याभिषेक की बात करें तो 269 ईसा पूर्व में तो इसका राज्याभिषेक होता है। जब इसका राज्याभिषेक होने से पहले ये कहाँ का शासक था, कहाँ का वो देख रहा था, तो अवंती का शासक था। याद रखेंगे अवंती का
शासक था, क्योंकि जिस तरह से राजा महाराजा होते हैं उन्होंने बहुत ही जगह प्राप्त कर रखी होती हैं, जीत रखी होती हैं, तो उन जगहों के देख रेख के लिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए, उसको अपने नियंत्रण में रखने के लिए वो क्या करते थे, अलग अलग लोगों को स्थित कर देते थे। जिनके बेटे होते थे उन बेटों को शासन दे दिया करते थे। तो अशोक जब गद्दी पे बैठने से पहले कहाँ का शासक था, तो अवंती का शासक था। ठीक है, अब बात करेंगे इसके जन्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे 304 ईसा पूर्व में इसके पाटलिपुत्र में क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे माता कौन थी, तो सुभद्रांगी थी जो इसकी माता थी। याद रखेंगे सुभद्रांगी इसकी माता थी और 304 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है। कहाँ होता है, तो पाटलिपुत्र में इसका जन्म होता है। अब हम देखेंगे, याद कि हमने देखा था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या कहा जाता था, तो 99 भाइयों, याद रखेंगे 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर ये बैठा था। इससे आपसे अशोक से इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि अशोक का कौन सा युद्ध जो फेमस है, जिसको बार बार पूछा जाता है, तो वो कौन सा युद्ध था, तो 8वें वर्ष उसने 261 ईसा पूर्व, याद रखेंगे 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व में उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, याद रखेंगे 69 है 61 है, यानी 8वें वर्ष जो है वो क्या करता है, एक युद्ध करता है। वो कौन सा होता है, कलिंग का युद्ध। अशोक से आपका कलिंग के युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन चीजों को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में ये क्या होता है, एक युद्ध करता है जो किस नाम से इतिहास में जाना जाता है, कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये क्या कर लेता है, जिसमें कलिंग की विजय कर लेता है। और आप जानते हैं कलिंग की विजय, जो कलिंग का जो युद्ध होता है वो अशोक ने इस तरह से किया होता है, इतनी क्रूरता के साथ होता है कि लाखों लोग उसमें मरते हैं, उनकी मौतें हो जाती हैं, घायल होते हैं, बहुत ही क्रूरता के साथ ये युद्ध होता है। जब अशोक ने ये मंजर देखा, जब उसने ये दृश्य देखा कि लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, इतनी ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, इतने लोग घायल हैं, तो वो जो खून खराबा, ये सारी चीजें देखकर वो क्या करता है, वो ये सोच लेता है, उसके मन में परिवर्तन आ जाता है और उसका मन बदल जाता है और तभी ये घोषणा कर देता है कि वो अब आगे से कभी युद्ध नहीं करेगा। तो याद रखेंगे कलिंग का युद्ध था, ये उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसने इस युद्ध को देखने के बाद, उसका इस हत्याकांड, जो इस खून खराबे को देखने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है और वो ये सोच लेता है कि अब उसे क्या है, युद्ध नहीं करना है, अब उसमें चेंजेस ला देता है और वो किस चीज को अपना लेता है, तो धम्म की नीतियों को अपनाता है, धम्म विचार को अपनाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो कलिंग का युद्ध याद रखना, किसने और कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने आपके अशोक के जीवन की जो है जिंदगी में परिवर्तन सा ला दिया था, जीवन को बदल सा दिया था, नई दिशा दी थी, तो याद रखिए कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन पूछा था अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के बाद कौन से वर्ष में कलिंग का युद्ध किया, तो 8वें वर्ष में किया। ठीक है, अगला आपसे पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, कलिंग पर विजय की थी, तो कहां से पता चलता है, तो याद रखेंगे 13वें शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि इसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और साथ ही साथ इसने धम्म की नीति को अपनाया था, अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, ये पहले क्या था, अशोक जो था पहले ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। कौन से धर्म को पहले मानता था, तो ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। लेकिन बाद में क्या होता है, उपगुप्त नामक एक गुरु मिलता है, उपगुप्त नाम का एक व्यक्ति मिलता है, वो क्या करता है, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है, दीक्षा शिक्षा देता है और जिससे प्रभावित होकर वो क्या करता है, अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। याद रखेंगे तो किस गुरु से, तो याद रखेंगे उपगुप्त नाम के गुरु से बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा लेता है। ठीक है, याद रखेंगे दीक्षा लेता है। ठीक, आगे देखेंगे फिर ये कौन सी नीति अपनाता है, इसने धर्म की, उसने युद्ध की नीति त्याग दी थी और कौन सी नीति अपना ली थी, तो धम्म की, यानी धम्म के विचारधारा को अपना लिया था कि धर्म के अनुसार वो चीजों को करने लगेगा। और साथ ही साथ उसने क्या किया था, ये एक ऐसा शासक बना था जिसने लोगों में नैतिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में अच्छे विचारों को डालने के लिए, अच्छी शिक्षाएं देने के लिए उसने क्या किया था, जगह जगह पर शिलालेख, स्तंभ लेख और जो आपके शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, ये सारी चीजें जगह जगह पर बनवाई थी और लिखवाया था उनके ऊपर, उनकी जन भाषा में लिखवा दिया था ताकि लोग विचारों को पढ़े और लोगों में एक नैतिकता आए, एक अच्छी इंसानियत लोगों के अंदर आ सके। तो ये सारे काम उसने करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि तो आगे देखेंगे धम्म विचार को
अपनाता है। फिर हमने देखा था कि जब वो विचारों को, अपने धर्म को, उसने बौद्ध धर्म को मान लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो वो अपने राज्य में क्या करता है, जगह जगह अभिलेख लगवाता है और अभिलेखों पर नैतिक विचार लिखवाता है, जिससे लोगों में एक नई विचारधारा आए और लोग क्या करें, चीजों को सीखें और नैतिक विचार लोगों के अंदर आ जाए। तो धर्म विचारधारा को, इसने धर्म की विचारधारा को अपना लिया था, यानी युद्ध नहीं करेगा, अपने धर्म के आकार तरह से क्या करेगा, शासन करेगा। ठीक, आगे क्या करता है, इसका पुत्र होता है महेंद्र, इसकी पुत्री क्या होती है, संघमित्रा होती है। तो इनकी पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को क्या करता है, श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि जब अशोक धर्म बौद्ध धर्म को अपना लेता है तो बौद्ध धर्म से संबंधित जगह जगह पे अभिलेख लिखवाता है, स्तंभ लगवाता है और उस पे विचारों को खुदवाता है, तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। वो खुद भी जगह जगह घूम घूम कर क्या करता है, विचार करता, अपना प्रचार प्रसार करता है, और साथ ही पुत्र जो और महामात्र जो होते थे, बौद्ध धर्म से जो संबंधित लोग होते थे, उनके साथ मिलकर क्या करता था, उनके धर्म का प्रचार प्रसार करवाता था। और साथ ही साथ महेंद्र और संघमित्रा जो थी, इसको क्या करता है, अपने पुत्र और पुत्री को भेजता है श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आगे देखेंगे अशोक का उत्तराधिकारी, अशोक से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, हम इस वीडियो में सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन बनता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आता है, तो याद रखेंगे अशोक का उत्तराधिकारी कौन बन जाएगा, कुणाल बनेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कई अभिलेखों से हमें पता चलता है कि अशोक का नाम क्या था, देवनाम प्रिय था। अशोक ने अपना नाम कई अभिलेखों में देवनाम प्रिय के नाम से खुदवाया। तो इसका क्या अर्थ था, देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, तो देवताओं का प्रिय के रूप में इसने अपने नाम को देवनाम प्रिय के नाम से खुदवाया। आगे चलेंगे, हम देखेंगे अशोक का नाम अशोक कैसे, तो याद रखेंगे अशोक का नाम हमें कैसे पता चला कि अशोक का नाम अशोक था, तो ये कैसे पता चला, क्योंकि अशोक ने अपने कुछ अभिलेखों में, कौन कौन से अभिलेख, मौस्की, गुर्जरा, नेतुर, उडगेलम, 4 अभिलेखों में अपना नाम अशोक लिखवाया। तो जिससे हमें पता चलता है कि अशोक का नाम क्या था, अशोक था। और ये कहाँ से हमें पता चलता है, तो मौस्की, गुर्जरा, नेतुर, उडगेलम, इन अभिलेखों से ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक का नाम अशोक था। तो ये पूछा जाता है अशोक का नाम कहाँ पर मिला, तो आपको याद रखना है मौस्की, गुर्जरा, नेतुर, उडगेलम। ठीक है, आगे देखेंगे अशोक ने क्या किए थे, बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे और कई लिपियों में लिखवाए थे, ताकि लोगों के बीच में क्या हो सके, बौद्ध धर्म के विचार, उनके जो विचार दे रहे थे, जो उपदेश दे रहे थे, उनको उनने जगह जगह पे क्या करा, उसने खुदवाया, उनको लिखवाया। तो अभिलेख इसके कितनी लिपियों में लिखे गए, इसके जो अभिलेख थे, इसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, जिसमें लिपियां कौन सी थी, तो याद रखेंगे 4 लिपियों में इसने अपने अभिलेख लिखवाए। तो कौन कौन से थे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक। तो ब्राह्मी अभिलेख के जो ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि में अभिलेख जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो पाकिस्तान में मिलते हैं। पाकिस्तान जो एरिया था वो उस समय भारत का ही एक भाग था। ठीक है, तो खरोष्ठी के अभिलेख कहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। अरमाइक लिपि में अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं, जबकि ग्रीक जो लिपि में मिले हैं वो उत्तरी अफगानिस्तान से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ विशेष पॉइंट है, उसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें से चारों लिपियों में से कौन सी ऐसी लिपि थी जो आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो खरोष्ठी ऐसी एक लिपि थी जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। याद रखेंगे दाएं से बाएं में लिखी जाती थी। आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य की राजधानी। तो अगर आपसे पूछा जाए मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र हो जाएगी। आगे हम देखेंगे कुछ चीजें और। कलिंग की राजधानी क्या थी, ये कलिंग वही कलिंग है जिस पर इसने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और कलिंग को विजय किया था अशोक ने। उसी कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तो राजधानी याद रखेंगे तोसली उसकी राजधानी थी। आगे चलेंगे, हम देखेंगे राजस्थान के भबरू अभिलेख। याद रखेंगे कौन से अभिलेख, तो भबरू अभिलेख से हमें पता चलता है कि मगध का राजा कौन था, अशोक। हमें कैसे पता चला कि मगध पर अशोक ने भी राज किया, तो हमें ये कहां से पता चलता है, तो राजस्थान के भबरू अभिलेख से पता चलता है कि मगध का राजा कौन था, अशोक था। ठीक है, आगे चलेंगे, हम देखेंगे अशोक जो था वो भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। तो
तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसने व्यक्तिगत रूप से इस धर्म को अपनाया था और अपने राज्य में जगह जगह उसने अपने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह पर अभिलेख खुदवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, जिससे लोगों के बीच में, उनकी जनता के बीच में नए विचार जा सके, उनमें नैतिकता आ सके। इन सारी चीजों को उसने करवाया था। तो ये पहला, याद रखेंगे, पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के द्वारा जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।